नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन 24/7 में। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। देश और राज्य के तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा विधायक खजान दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 11 साल प्रधानमंत्री जी के पूरे होने पर जो है पार्टी लेवल पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। किस तरह की उपलब्धियां जो है लगातार आप जो है जनता को गिनाने का काम कर रहे हैं इन 11 वर्षों की? देखिए, 11 वर्ष बेमिसाल जिस तरह से काम कर रहे हैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय मोदी जी, उसके निमित्त हम लोग पहले हमारी कार्यशाला प्रदेश स्तर पे, फिर जिलों में, और जिलों के बाद फिर हम मंडल स्तर पे कर रहे हैं और पूरी जानकारियाँ दे रहे हैं कि सुशासन और गरीब की चिंता करने वाला यदि कोई है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी को नज़दीक से देखा है, नज़दीक से झेला है और गरीबों की चिंता है। गरीबों का उत्थान करने के लिए जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया है उसको हम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कार्यशालाएं की और फिर उसके बाद अब हमारी बैठकें मंडल स्तर पर हो रही है और उसके बाद हम शक्ति केंद्रों में भी बैठकें करेंगे और जनता को, आम जनमानस को बताने का काम करेंगे। और दूसरा, हम नीचे स्तर पर यानी कि बूथ स्तर पर भी जा कर के बूथ की मीटिंगें भी करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। आपने भी कई जिलों का दौरा किया, उत्तरकाशी आपके, आपने किस तरह की मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो जनता के समक्ष रखी? क्योंकि 11 साल का एक लंबा पीरियड रहा है और उसमें कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर जो है बड़ा फैसला लेने का काम जो है सरकार ने किया है। आप कौन कौन से बड़े मुद्दे मानते हैं? अभी आपने देखा होगा कि अभी का जो मुद्दा, लेटेस्ट मुद्दा है, अभी जिस तरह स्तर से पाकिस्तान में घुस करके उनके जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे 9 के 9 तबाह किए हैं। ये यदि कोई कर सकता है, किसी में अगर हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी जी पर ये हिम्मत है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने का काम किया है। राम मंदिर न भूतो न भविष्य, 500 साल तक यानी कि सोच रहे थे, पीढ़ियां बीत गई, कभी मंदिर बनाने की सोच भी नहीं रहे थे कि बनेगा नहीं बनेगा, ये स्थिति थी। और जब ढांचा गिरा, ढांचे के बाद भी ये सोचने लगे लोग कि पता नहीं क्या स्थिति बनती है। आज राम मंदिर बन गया है। ये यदि कोई कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ऐतिहासिक कार्य देश हित में और पब्लिक हित में वो कर रहे हैं, इसलिए जनमानस तक पहुंचाना, ये जानकारी देना। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को आज जानकारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंच रही है और प्रिंट मीडिया के तहत जानकारी पहुंच रही है। फिर भी हम लोगों का दायित्व है कि सीधे सीधे जनमानस तक जा कर के उन तक पहुंचाने का काम करें। हम छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। जहाँ पर उनकी समस्या, जनमानस की समस्याएं कोई आती है तो उसको आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। सर प्रधानमंत्री का लगाव जो है उत्तराखंड से देखा गया है, काफ़ी रहता है। तपोभूमि वो अपनी बताते हैं और इस पूरे 11 साल के अंतराल में अगर बात करें तो उत्तराखंड को विशेष तौर पर किस तरह की योजनाओं से उन्होंने लाभान्वित करने की कोशिश की है, किस तरह से विकास के नए आयाम यहाँ पर देने की कोशिश की है कि यहाँ भी जो है डेवलपमेंट हो, अच्छे विकसित भारत की। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से एक लगाव है और देवभूमि के प्रति जो स्नेह उनको यहाँ से बाबा केदार का भी उनको मिला है, स्नेह मिला है, प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है बाबा केदार का। और बाबा केदार की धरती से उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के दशक के लिए जैसे चिंता की उन्होंने, विकास की, तो उसको ये दर्शाता है कि रज्जू मार्ग बनाने की बात कर दी है। केदारनाथ में रज्जू मार्ग बनेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हेमकुंड साहिब में रज्जू मार्ग बनेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के प्रति जिस तरह से उन्होंने जब कहा है उसको करके दिखा रहे हैं। ये मोदी जी ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, जहाँ पर कभी सड़कें नहीं जाती थी, सोचा नहीं था कि सड़क जाएगी, वहाँ पर सड़क बिछाने का काम कर रहे हैं। और ऑल वेदर रोड बन रही है। सारी जगह विकास की पैनी नज़र से देखा जा रहा है और विकास हो रहा है। सर आप कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और आपने बहुत कामकाज उस दौरान जो है किया, कई अचीवमेंट आपने हासिल किए। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या ऐसे आप मानते हैं कि प्रदेश को बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है
और वो जो है आने वाले वक्त में होने चाहिए। 2027 का चुनाव भी है, इन 11 सालों को उनसे भी जोड़ा जाएगा, उनकी उपलब्धियों को वहाँ भी देखा जाएगा कि 2027 में किस तरह से हमें आगे लेकर चलना है। तो आप कैसे देखते हैं कि इस भौगोलिक परिस्थितियों के प्रदेश में जो है किन चीज़ों को डेवलप करने की आवश्यकता है? देखिए, उत्तराखंड राज्य यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न है। कभी दैविक आपदाओं के तहत यहाँ पर बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है, भूकंप आ जाता है, लैंडस्लाइड होते हैं। इसको रोकने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं और जिस तरह से डॉपलर रडार लगाने का काम किया गया है अभी, ताकि कोई घटना घटती है तो उससे थोड़ी आधा घंटा पहले पता चल जाए, ये काम भी हो रहा है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास होना ही चाहिए, क्योंकि आज उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का हो गया, परंतु जो सपना एक हमारे उन शहीदों का था जिन्होंने उत्तराखंड के राज्य बनाने के लिए अपनी जान की आहुति दी है, वैसे सपनों का अभी उत्तराखंड राज्य मैं स्वीकार करता हूं कि उस प्रकार से अभी नहीं बना, अभी समय लगेगा। किंतु हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ये एक युवा सोच के हैं, युवा चिंतन है और युवा चिंतन के तहत वो काम करने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। सर, जाम की स्थिति बड़ी रहती है। जाम की स्थिति में देखा जाए तो देहरादून शहर हो, ऋषिकेश हो, इसके अलावा हरिद्वार हो, तो कई ऐसे शहर हैं। अब कैंची धाम में भी हमने देखा कि तस्वीरें ऐसी निकल कर आई। तो आखिरकार ऐसी कोई योजना क्यों नहीं बनाई जा रही कि ये माना जाए कि 10 साल तक उस योजना का लाभ जो है हम ले सकें? आखिरकार ऐसी क्यों योजनाएं रहती हैं कि साल 2 साल में फिर हमें उनको बढ़ाना पड़ता है? 10 साल तक का विजन क्यों नहीं ऐसा लिया जा रहा है? ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया है और ये चिंता का विषय भी है और सोचने का विषय भी है, क्योंकि हम जो प्लानिंग होती है हमारी, उस प्लानिंग को कम से कम 20-25 साल की वो प्लानिंग होनी चाहिए कि 20-25 साल तक हमारा यातायात भी ठीक चले, सड़कों की व्यवस्था ठीक हो। परंतु हम क्या करते हैं कि हम जैसे हमारे इंजीनियर लोग हैं, वो सड़कों का लेकर के हमारे भूमिगत सारे कार्य होते हैं, जैसे हमारे सीवर लाइनें पड़नी है, पाइपलाइनें पड़ती हैं, विद्युत लाइनें पड़नी है और यहाँ तक कि सारी स्थिति को देखते हुए वो क्या करते हैं कि छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना करके वो पैसे का दुरुपयोग भी होता है। अगर एक लॉन्ग रूट का प्रोजेक्ट हो, लंबा चलने वाला हो, जिसमें कभी छेड़खानी ना हो, तो उसमें हमारा क्या होगा कि हमारी सड़क की मरम्मती रह जाएगी, वही करते रहेंगे और वो ठीक होगा। परंतु भूमिगत के जो कार्य, जो खुदाई का काम हम बार बार कर रहे हैं, ये नहीं होगा। इसलिए हमको इस बात की चिंता करनी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि नगर निगम के कार्य हों या अन्य विभाग के कार्य हों, इन टेंडरिंग से बचने की वजह से छोटे छोटे कामों को जो है दिया जाता है ताकि छोटे छोटे उस टेंडरिंग में बढ़ जाए, छोटे छोटे ठेकेदारों को ये काम दे दिया जाए? ये टेंडरिंग के माध्यम से अगर एक बार में ही पूरा विजन बना लिया जाए तो शायद आने वाले वक्त में जो इस तरह की परेशानियां लोगों को होती है वो ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य की बात करता हूँ मैं, वहाँ पर एक तो ठेकेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कम से कम पूरे उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 65 से 70 डिवीज़न है और कुल मिलाकर के और सबको लगा करके देखें तो 74 के लगभग डिवीज़न बैठते हैं और इसमें जो डी क्लास के कॉन्ट्रैक्टर हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी के तहत फिर ठेकेदारी करना चाहता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे भी ठेके हों, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि 10 करोड़ तक के ठेके ये टेंडरिंग न करा करके छोटे ठेकेदारों को काम दिया जाए, क्योंकि उनका भी डी क्लास के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनकी बड़ी हस्ती नहीं होती है, वो 1-2 लाख के काम करते हैं, उनको काम भी मिलना चाहिए। किंतु उस काम की क्वालिटी के लिए हमारे जो अधिकारी उनको देखना चाहिए कि काम की क्वालिटी ठीक हो। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहूँगा, ई टेंडरिंग के जितने भी कार्य हुए हैं, ई टेंडरिंग का काम भी टेंडर तो ले लेते हैं बड़े ठेकेदार, किंतु काम कौन करता है? वही डी क्लास के कॉन्ट्रैक्टर वो पीटी में काम करते हैं, उसकी क्वालिटी फिर घटती जाती है और फिर पीटी कॉन्ट्रैक्टर को थर्ड पार्टी को काम देता है, तो इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। सर, आपको नहीं लगता इन चीज़ों पर जो है बहुत विचार करने की आवश्यकता है? क्योंकि जब हम ई टेंडरिंग के तहत बड़ा काम दे रहे हैं और फिर वो छोटे छोटे ठेकेदारों को इस तरह सम्मिलित करते हैं तो एक बड़ा पैसे का दुरुपयोग होता है, बड़ी चीज़ें खराब होती हैं, सड़कों की खुदाई जो है बार बार होती है, लोगों को परेशानी होती है। और आप इस मुद्दे को लेकर हमेशा जो है सतर्क रहते हैं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, कई अधिकारियों की क्लास लगाते आप दिखाई देते हैं। आपको नहीं लगता कि सुपरविजन में काम होना चाहिए? और क्योंकि उत्तराखंड जिस विजन से बनाया गया था वो विजन के तहत तो काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ
कि अगर उस विजन के तहत काम किया जाता और अच्छी सोच के तहत काम किया जाता तो काम अच्छा होता। हम बार बार खुदाई कर रहे हैं, बार बार फिर उसको पेंटिंग कर रहे हैं, बार बार उसको जो ढकने का काम कर रहे हैं, ये दुखद और चिंताजनक विषय है। मुझे लगता है कि इसमें हमारे विचार भी थोड़ा सा बदलने चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हम एक ही काम को बार बार करेंगे और उसको क्वालिटी अगर हम नहीं देंगे, क्वालिटी का काम नहीं होगा, तो फिर हम किसके साथ धोखा दे रहे हैं? हम अपनी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने पब्लिक के साथ धोखा दे रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति तो पैसा कमा करके चले जाएगा, परंतु पब्लिक तो हमेशा फंसी रहेगी। पब्लिक के लिए तो संदेश अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई काम हो, अच्छा हो, क्वालिटी का हो, तो कम से कम लंबे समय तक चलेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम को भी लेकर के सवाल उठते हैं। नगर निगम की आपने हाल ही में एक अधिकारियों की बैठक भी की थी और तमाम उसमें आपने सुझाव दिए भी थे और उनसे सुझाव लिए भी थे कि आखिरकार आप कर किस तरह से काम रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने हाल में देखा कि बरसात हुई तो फिर से सड़कें जो है पानी से लबालब रह गई। तो उसके इतनी सफाई करने के बावजूद, इतनी ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के दावों के बीच इस तरह की समस्याएं जब उत्पन्न होती है तो आपको नहीं लगता कि जनता बहुत परेशान होती होगी? देखिए, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बाकायदा मैं अपनी विधानसभा की यदि बात करूं, तो एक एस्टिमेट गया था तकरीबन 36 करोड़ के लगभग का, वो शहरी विकास को गया था। किंतु 1.5 साल के अरसे बीत जाने के बावजूद बार बार मैंने कहा भी, शहरी विकास सचिव से वार्तालाप भी हुआ और मैंने निवेदन किया था कि इसको कर दीजिएगा, स्वीकृत कर दीजिएगा, और ताकि हमारा जो दर्शन लाल चौराहा से लेकर के प्रिंस चौक और प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक तक ड्रेनेज बननी थी दोनों तरफ से, उसका ये एस्टिमेट था। किंतु उन्होंने नहीं किया और इस काम को स्मार्ट सिटी के तहत ही होना चाहिए था, किंतु उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को नहीं लिया। बड़ा दुखद विषय है। आज तो बारिश सी अभी कम हुई और जिस तरह से लगातार बारिश होगी, अगर 2 दिन तक लगातार बारिश हो गई तो प्रिंस चौक में गाड़ी डूबने लगती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी भी हमारे ऐसे हैं कि जो काम करना नहीं चाहते हैं, पैसा होते हुए भी, उनके पास पैसा भी है, सारी व्यवस्थाएं सरकार की है, किंतु नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ की मैं बात करता हूँ ड्रेनेज को लेकर के, एक अच्छा प्लानिंग और अच्छे सिंचाई विभाग के द्वारा बनाया गया है, उसमें अगर पैसा मिलता है तो फिर काम अच्छा होगा। और ये पूरी शहर की समस्या है, पानी भरना। और नीचे अगर जहाँ नीचे की तरफ और जाएंगे, सहारनपुर चौक से अगर नीचे बढ़ेंगे तो किलमिन टाउन में तो पानी बहुत ज़्यादा भरता है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सिस्टम हमारा होना चाहिए और इसको पैसा मिल जाना चाहिए और इस पर काम हो जाना चाहिए। चलिए सर, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर है हमारे साथ बातचीत का सिलसिले में लगातार जारी कर रहे हैं भाजपा विधायक हैं खजान दास जी, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बातचीत हो रही थी कि तमाम व्यवस्थाओं की और अधिकारी उस तरह की विज़न में काम नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि जो मंत्री जी यहाँ पर आए थे, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन, उन्होंने कहा था कि जो अच्छे विभाग में अधिकारी हैं वो काम नहीं करना चाहते, फिर अच्छों का करें भी क्या? तो आपको नहीं लगता कि वाकई में इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो तमाम विभागों में? नहीं, विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो उत्तराखंड के हित की बात करते हैं, परंतु ऐसे अधिकारी आपको बहुत कम मिलेंगे। और कुछ अधिकारी ऐसा हैं कि हमको पैसा कमाना है, चाहे किसी भी तरह से हो, तो वो थोड़ा सा उनके विषय में विचार हमारी सरकार भी कर रही है और सरकार को करना भी चाहिए। क्योंकि जब हम इस उत्तराखंड की पीड़ा को नहीं समझेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या समझा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हित के लिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे हमारे नेतागण हो, उनको सोचना चाहिए। शहीदों का जो सपना था, उस शहीदों को सपनों को साकार करने के लिए उनको इस बारे में चिंता करनी चाहिए। देखिए, अधिकारी 60 वर्ष तक सेवाएं देगा, जब तक मान लिया जाए कि वो रिटायरमेंट की कगार पर नहीं आता है। और जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए हैं, ठीक है, पद है। मैं आज विधायक हूँ 5 साल तक, उसके बाद जो चेहरा बदल सकता है, किंतु विधायक तो विधायक ही होगा, या सांसद हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, किंतु आपसी वैमनस्यता के कारण फिर बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वैमनस्यता आ जाती है। और जब विचारों में वैमनस्यता आ जाती है तो फिर काम करने की इच्छा शक्ति जो होती है उसमें दरार आ जाती है, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि हम उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के हित के लिए बात करें, उत्तराखंड के विकास के लिए बात करें तो अच्छा होगा।
सर ये भौगोलिक परिस्थिति वाला देश है, प्रदेश है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह देखा जाए तो आपदाओं से भी हर बार कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। आपदा को लेकर के किस तरह से विचार विमर्श सरकार कर रही है, आने वाले वक्त में उन चुनौतियों से निपटा जाए जो पिछले कई दशकों में हमने देखा है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरह से आपदा को लेकर काम किया जा रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी वो स्वयं देखते हैं और बड़ी चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री जी समय समय पर इस तरह की बैठकें करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश करते हैं, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो हमारी टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है। और विशेषकर जो घटनाएं घटती है वो सड़कों का ज़्यादा दिक्कतें हैं, पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, तो उस पर सब पूरी तरह से जो है जोर देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और अभी भी देखा मैंने कि मुख्यमंत्री जी ने एक अहम बैठक की है और पूरा सिस्टम उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा है आपदा को लेकर के, और वो आपदा के प्रति सचेत भी है, चिंता भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक युवा सोच और युवा नेतृत्व है हमारे पास माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत चिंता करते हैं इस बात को लेकर के। और समय समय का समीक्षा नहीं होती है तो दिक्कतें आती है, एक समीक्षा होती है तो कम से कम अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी को समझने लगते हैं। सर राज्य में जो है पलायन बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई ऐसे गांव हैं 1700 से अधिक रिपोर्ट के अनुसार कि वो खाली हो चुके हैं। युवा जो है नौकरी के लिए बाहर प्रदेशों में जा रहे हैं। वो पहाड़ी क्षेत्र की सुंदरता जो है वो वहाँ से ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो लोग बसते थे, लोग रहते थे, वो एक बड़ी सुंदरता थी वहाँ की। वो जब ख़त्म होती जा रही है तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। आप नहीं मानते कि इस चुनौती पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना आने वाले वक्त में चुनौती इतनी बड़ी हो जाएगी कि रिवर्स प्लान का सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा? मैं इस बात से स्वयं भी चिंतित हूँ। हालांकि अभी जिस प्रकार का कोरोना काल रहा है 19-20 में, तो उसमें रिवर्स प्लान भी हुआ है, काफ़ी लोग वापस भी आए हैं और काफ़ी लोग वापस भी चले गए। किंतु कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है और व्यवसाय को जोड़ने का काम, जैसे कृषि से लेकर के अन्य संसाधन बागवानी को लेकर के आगे बढ़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं जनमानस को। मैं आज बता रहा हूँ कि गाँव के गाँव, जैसे हमारा अल्मोड़ा ज़िला है, हमारा टिहरी ज़िला है, हमारा पौड़ी ज़िला है, गांव के गांव कहीं कहीं खाली हो गए हैं। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड राज्य जो है, हम चमोली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है, चाहे हम पिथौरागढ़ की बात करें। तो इस तरह से अगर पलायन होगा तो फिर दुश्मन भी सोचेगा, दुश्मन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए पलायन को रोकने के लिए हमको एक तो उद्योग धंधे स्थापित करने पड़ेंगे पहाड़ी क्षेत्र में, ताकि लोग पलायन न करें। तो मुझे लगता है कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है। और आज हम जाते हैं तो कभी पूजा के लिए भी लोग गांव में नहीं जाना चाहते हैं, तो ये चिंताजनक विषय है। किंतु कोरोना काल में तो ऐसा लगता था कि 17 लाख से लगभग, इससे अधिक ही लोग आए थे, वापस आए थे। वो एक अच्छा लग रहा था कि चलो अपने गांव में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, देश और विदेशों से वापस आए थे। आज भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की थी, उनको फिर उनके साथ बैठकें भी की थी, उनकी बात की थी और उनकी बात को सुना भी था कि आप क्या करना चाहते हैं। आखिरकार सरकार हर संभव आपकी मदद करने के लिए तैयार है, किंतु आज भी हम उस स्थिति में नहीं पहुँचेंगे ताकि प्लान को पूरी तरह से रोका जाए। और रुकेगा तभी जब हम अच्छी व्यवस्था है पहाड़ों में देंगे, तभी रुक पाएगा। सर एक देश एक चुनाव की बात होती है, और ऐसे में पंचायत चुनाव हो चाहे निगम के चुनाव हो, वो आपके प्रदेश में बहुत देरी से होते हैं। इस प्रदेश में जब छोटे चुनाव देरी से हो रहे हैं तो एक देश एक चुनाव का सपना कैसे साकार होगा? देखिए, एक देश एक चुनाव ये पहले भी था। 1967 तक चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव चाहे लोकसभा के चुनाव साथ साथ हुआ करते थे। उसके बाद ये विषम परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं हो पाए, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग होने लगे और इसमें सरकार का खर्चा भी बहुत आ जाता है। ये एक देश से एक चुनाव की पहल बहुत ही सुंदर है। ये माननीय प्रधानमंत्री का चिंतन है, एक सोच है, गहरी सोच है और इस सोच के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए इसका बिल्कुल एक राय होनी बहुत ज़रूरी है। अभी हम इस तरह की गोष्ठियाँ भी कर रहे हैं, आपस में लोगों के मत भी जान रहे हैं कि लोगों के मत आखिरकार क्या है। ये बहुत ही अच्छा होगा अगर एक देश से एक चुनाव की बात जिस दिन लागू हो जाएगा तो उस दिन हम फिर हमारा खर्चा आधा बचेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, विकास के काम आएगा।
पंचायत चुनाव देरी होने से को लेकर के जो हरीश रावत हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले प्रशासक बिठाए गए, उनका फिर आगे प्रशासकों को दोबारा बिठाकर कार्यकाल जुलाई तक किया गया। सरकार चाह रही थी चुनाव न करें, लेकिन जनता का दबाव हुआ तो अब चुनाव कराना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव कराना चाहते थे, विषम परिस्थितियाँ ऐसी रही कि उस समय नहीं कर पाए, किंतु अभी हम चुनाव की पूरी तैयारी में हैं और ये चुनाव होंगे और जुलाई तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ऐसा कहीं पे भी नहीं कि हम जैसे कांग्रेस उनका तो काम ही आरोप लगाएंगे, उनका नैतिक कर्तव्य भी है। विपक्ष में है तो विपक्ष का काम ही, और हमेशा विपक्ष में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का आरोप लगाना तो उनका दायित्व है, किंतु आज की डेट में हम पूरी तैयारी के साथ हैं और चुनाव करवाएंगे। और हमारे जो है प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हों, और सब जीत करके आएंगे, अपना कार्यकाल संभालेंगे। सर, जातिगत जनगणना को लेकर के जो है अधिसूचना जारी हुई है, आप कैसे देखते हैं कि अब जो है जातिगत जनगणना कराई जाएगी? बहुत लंबे अरसे के बाद जातिगत जनगणना जो है शुरू कराई जा रही है। हालांकि विपक्ष तो कह रही थी, हम मुद्दा बना रहे थे, उठा रहे थे, लेकिन सरकार को लगा कि बिहार के चुनाव है तो क्यों ना इसी को मुद्दा अपना बना लिया जाए। देखिए, जातिगत जनगणना करना ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी और इसके तहत उन्होंने अपने सोच को जिस तरह से आगे रखा और फिर सबने समर्थन किया। और आज कांग्रेस अब कुछ नहीं कह सकती है। कांग्रेस तो कभी इसने क्यों नहीं करवाया अपने समय पे? अगर हिम्मत होती तो अपने समय पे करवाते। बहुत मौके मिले उनको, लंबे समय तक राज करने वाली यदि कोई है तो कांग्रेस है, किंतु उन्होंने इस तरह का नहीं किया। ये प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कम ये सोच को उन्होंने रखा और आज ये प्रस्ताव जिस तरह से पारित हुआ है, जाति की गणना होगी तो उससे पता लग जाएगा कि कौन कास्ट कहाँ पर रह रही है। सर, चारधाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में लगातार जो ये तीर्थ यात्री है उनका सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच जो हेली सेवाओं की दुर्घटनाएं हुई हैं वो बड़ा चिंता बढ़ा रही हैं। आप कैसे देखते हैं कि इसकी नियमावली भी आनी चाहिए, ETC भी होना चाहिए और आने वाले वक्त में इसको अच्छे से संचालित किया जाए, ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा देखने को ना मिले, पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए किस तरह सरकार कदम उठा रही है? देखिए, जो घटनाएं घटी है बहुत ही दुखद और बहुत ही ऐसा लगता था कि हमको झकझोर करके रख दिया है। चाहे वो केदारनाथ की हेलीकॉप्टर की घटना हो, चाहे अहमदाबाद में विमान का गिर जाना हो, बहुत ही दुखद घटना हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये है। और इसके लिए पूरी तरह से कंपनियां बहुत सारी आ गई है, परंतु इनके लिए नियम कानून होने चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त कदम उठा भी दिए हैं। अब बाकायदा जांच पड़ताल के ही तहत हेली को उड़ाया जाएगा, न कि ऐसा है कि आप एक मिनट के लिए उनको फुर्सत नहीं, लगातार उड़ा ही रहे हैं। कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे केदारनाथ में जाएंगे तो सवारी फटाफट भागते हुए आएगी, भागते हुए जाएगी। ये परिस्थितियाँ है। उसको चेक नहीं करोगे कि क्या है आखिरकार इसमें क्या कमी है, या अभी मौसम ख़राब हो रहा है, क्योंकि 24 घंटे वहाँ पे अधिकतर मौसम ख़राब रहता है केदारनाथ में। तो ये मौसम को भी देखते हुए अगर उस दिन रोकते हुए 5:30 बजे अगर हेली नहीं उड़ाता तो ये घटना नहीं घटती। उन्होंने अपने उसको, क्योंकि उनके चक्कर लग जाते हैं, उनका पैसा कमाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सख्ती होनी चाहिए और सख्ती के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लिया और अब दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब गड़बड़ नहीं होने का। मेधावी छात्रों को जो 10वीं और 12वीं में अच्छी मार्क्स से उन्होंने उत्तीर्ण की है परीक्षा, उनको जो है एक दिन का DM और SSP बनाने का जो निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है, उसको कैसे देखते हैं? उसके दूरगामी परिणाम कैसे होंगे, किस तरह से देखते हैं आप? अब मैं देखिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का प्रयोग वो करते रहते हैं, और जब इस तरह का प्रयोग करते हैं उनके एक कार्यशाला जो होगी और जो उनकी बैठकें होगी और फिर उनको जो है समझाया जाएगा इस विषय को लेकर के, तो बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा और एक उत्साह का वातावरण छात्रों के अंदर में भी होगा कि मैं इस काबिल हूँ और मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए अभी रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, इसलिए बच्चों के अंदर एक उम्मीद है, इसी की नियमत के आगे बढ़ेंगे। सर, मेरा अंतिम सवाल वही है जहाँ से शुरुआत की थी कि 11 साल को लेकर आपने बहुत उपलब्धियां बताई, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। एक बार विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष को तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने चश्मे का नंबर चेंज करवा लें और देखें विकास कितना तीव्र गति से हो रहा है। और इसलिए
वो कहीं लगातार जो है पटकनी खा रहे हों। हमेशा पटकनी उनको लग रही है, क्योंकि जनता चाह रही है मोदी जी के साथ खड़ी है और मोदी जी के विकास को देखते हुए आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि भारत जो एक विकसित भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2047 एक विकसित भारत होगा, और आज हम इस ओर बढ़ भी रहे हैं। हम हर चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो देखा है, दुनिया ने देखा है, भारत का रुतबा देखा है दुनिया ने। अभी जब पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा जब हमने आतंकवादी ठिकानों को जो तहत नष्ट किया, उसे दुनिया ने देखा है, अब दुनिया ने सराहना भी की है। धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ थे भाजपा से विधायक खजान दास जी, जो देश और राज्य के तमाम विषयों पर अपनी राय रख रहे थे।